नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। हम बात कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी को लेकर और हमारी क्लासें चल रही है। शुरुआत में हमने देखा कि जो भारत आज़ाद हुआ था तब व्यवस्थाएं क्या थी, किस प्रकार भारत सरकार ने सारे कामों को अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद हम आगे बढ़े और हमने देखा कि 1991 का जो दौर था, किस प्रकार एलपीजी नियम लागू किए गए, किस प्रकार लाइसेंस राज समाप्त किया गया। आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में और आज हम देखते हैं कि सबसे पहले तो हमको एक स्थिति समझनी पड़ेगी। देखो, जैसे शुरुआत में मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, उसमें क्या था कि सरकार ने सारी चीज़ें अपने हाथ में ले ली। बड़े-बड़े बांध बनाना हो, चाहे उद्योग चलाना हो, चाहे कोई निजी कंपनी भी उद्योग चलाए तो पार्टनरशिप सरकार की उसमें ज़रूरी होती थी। ऐसा कुछ नियम बना दिए गए थे। बाद में 1991 में ये माना गया कि कंपनियों को निजीकरण को स्वतंत्र कर देना चाहिए, ताकि बाहर से भी जो कंपनियाँ आए वो भारत में काम कर सके, यहाँ से पैसे कमा के वो जा सके। उससे भारत सरकार को प्रॉफिट होगा क्योंकि टैक्स मिलेगा। तो ये चीज़ें अपनाई गई और उसके बाद अर्थव्यवस्था वापस पटरी पे आने लगी। समझना यहाँ पे 1991 का जो दौर था हमारे लिए वो काफ़ी मुश्किल दौर था। यहाँ पे देश का सोना गिरवी रखा गया, आत्मसम्मान की बात थी हमारे लिए, सारी चीज़ें हुई। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है समकालीन। 1991 का जो दौर था इसको उदारीकरण कह सकते हैं। उदारीकरण। अब ये समकालीन स्थितियां क्या बनी, क्या है ये समकालीन शब्द? स्थिति बनी, देखो 1991 के बाद जैसे ही हमने हाँ की, पूंजीकरण का दौर स्टार्ट हो गया और इधर एक चुनौती हमारे सामने थी, वो है राष्ट्रीय कल्याण। राष्ट्रीय कल्याण, पूंजीवाद हो गया, मतलब पूंजीवाद मतलब निजीकरण, और निजीकरण है पूंजीकरण है निजीकरण। ठीक है, इसको हम पूंजीवाद भी कह सकते हैं, समझ सकते हो आप। राष्ट्रीय कल्याण और निजीकरण, ये दोनों क्या है, ये दोनों शब्द क्या है, इनको समझना। 1947 से लगा के 1991 तक हमने राष्ट्र निर्माण को लेकर काम किया। लगातार हमने बांध बनाए, हमने जो एनीकट है नदियों के ऊपर वो बनाए, जैसे कि चंबल नदी जो हमारी निकलती है, इंदिरा गांधी गांधी सागर बांध बनाया वहाँ पे। ठीक है, गांधी सागर बांध क्यों बनाया गया? क्योंकि आप देखिए कोटा, उसके आगे वाला सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, ये क्षेत्र देखिए भीड़ों में तब्दील हो गए पूरे ऐसे कैसे क्षेत्र। तो इनको रोकने के लिए, उस पानी के बहाव को रोकने के लिए हमने क्या किया, वहाँ पे गांधी सागर बांध बनाया। उससे क्या हुआ कि उससे हमें बिजली भी मिली और दूसरा उस पानी को थोड़ा रोका गया ताकि आगे जो क्षेत्र हैं वो बचे रहे और उनको बचाया गया। तो इस तरह हमने राष्ट्र निर्माण किया। लेकिन किस काम किसने किए, कोई प्राइवेट कंपनी ने किए या वो सरकारी कंपनियों ने? तो सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा ये काम किए गए। तो हम कह सकते हैं कि जो भी काम शुरुआत में किए जा रहे थे वो सारे काम सरकार ने अपने हाथ में लेके किए। तो ये 1991 के दौर के बाद शुरू हुआ। अब यहाँ पे प्रतिस्पर्धा का मामला सामने आया। पहले लाइसेंस मिलना देना था कंपनियों को, तो सरकार काफी ज्यादा उन पर दबाव बना के रखती थी, छूट दे दी गई बिल्कुल ही। तो यहाँ पे हुआ क्या, देखो कम घाटा होगा यहाँ पे। अब कम घाटा कैसे होगा? कंपनियां स्वतंत्र होकर काम कर सकेगी। ये आपके समझने के लिए, ये कोई टॉपिक अलग से है नहीं, आपके समझने के लिए चार्ट तैयार किया गया है बस। दूसरा है कि कम घाटा होगा तो कंपनियां विनिवेश करेगी। कम घाटा होगा, कंपनियां विनिवेश करेगी। और एक शब्द और है नवाचार। नवाचार या दल कह सकते हो आप। ये तीनों शब्द है, इनको ध्यान से समझो। कंपनी कोई भी हो, प्राइवेट कंपनी हो, वो सोच समझ के पैसे खर्च करेगी। कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई संस्था हो, सोच समझ के पैसे खर्च करेगी। जैसे ही सोच समझ के पैसे खर्च किए, उसको पता है कि प्रॉफिट होगा या घाटा भी हुआ तो कम होगा, ज्यादा घाटा नहीं होगा। स्वतंत्र है, उसके हाथ में है पावर कि वो क्या करना चाहती, क्या नहीं करना चाहती। लाइसेंस राज को समाप्त कर दिया गया। जो पैसे बचेंगे वो अपने परिवार के लिए बचा के कुछ पैसे वापस भी निवेश करेगा। मतलब इन्हें ध्यान रखना, निवेश तो कर दिया गया है इसलिए उसको कम घाटा हुआ है। एक कंपनी खोल दी गई या कोई संस्था खोल दी गई, उसके अंदर निवेश तो कर दिया गया है इसलिए कम घाटा हुआ। लेकिन उन्हीं पैसों का वापस भी निवेश करेगा, या तो शेयर खरीदेगा, या कोई और जमीन खरीदेगा, या फिर कोई और नई कंपनी खोलने की कोशिश करेगा। तो ये चीज होगी, इसी को बोलते हैं नवाचार या दल। ठीक है,
संस्था कई सारे लोग मिलकर चला सकते हैं, या नवाचार मतलब नई चीज़ें लाएगा। जो कंपनी है उसके अंदर जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है उसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए नई चीज़ें लाई जा सकती है। ये तो हो गया। तो ये जो दौर आया हमारे सामने निजीकरण का, उसमें ये चीज़ें हमें निकल के आई। बात आती है यहाँ पे राष्ट्रीय कल्याण की। देखो यहाँ पे रणनीति बनती थी पहले यहाँ पे। एक चीज ये होती थी। उसके बाद है सामाजिक कल्याण की, यहाँ पे बात होती थी। दो पॉइंट हो गए और एक पॉइंट और है इसमें, रोजगार। तो ये अलग हुए हैं क्षेत्र। ये क्षेत्र पहले इसी में शामिल थे और सारे एक साथ चल रहे थे, लेकिन 1991 के समकालीन दौर के वक्त आपको समझने के लिए, आपको चीजें आसान करवाने के लिए कि रणनीतिक महत्व अलग चला गया और ये चीजें अलग चली गई। हमने शुरुआती क्लास में देखा था कि निजीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, निजीकरण या सार्वजनिक क्षेत्र या फिर दोनों मिलकर काम करेंगे। तो ये तो हो गया निजी क्षेत्र हमारा, ये हो गया प्राइवेट से पब्लिक सेक्टर हमारा, ठीक है। अब या तो ये दोनों साथ में चल के काम कर सकते हैं या दोनों अलग अलग काम करेंगे। अगर ये सार्वजनिक क्षेत्र काम करेगा तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए काम करेगा। भाग 4 के अंदर शामिल किया जाता है संविधान के अंदर इसको। और अगर ये काम करेंगे तो किसके अंदर काम करेंगे? अपने लाभ के लिए काम करेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं, हम एक पॉइंट और लगा देते हैं यहाँ पे, लाभ। ध्यान भी लिख सकते हो आप। ये चीजें अगर आपको अलग कर दिया आपने तो सारे आपको समझ में आ जाएंगे, क्योंकि अब हम जो प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर और तृतीयक सेक्टर की जो बात करने जा रहे हैं, जो कार्यशीलता के आधार पर हम सेक्टर को बांटने वाले हैं, उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखो, रणनीतिक महत्व हो, सामाजिक कल्याण हो, चाहे रोजगार हो, चाहे सुरक्षा हो, ये उन लोगों के लिए है जो इन चीजों से वंचित रह गए हैं। जैसे कि इस देश के अंदर काफी ज्यादा गरीबी बढ़ती जा रही है, तो उन लोगों के लिए है जो हद से ज्यादा गरीब हो गए, जिनको रोटियां नहीं मिल पा रही है, उनके लिए योजनाएं निकाली जाएगी। अब सरकार ऐसा नहीं है कि सारी चीजें निजी हाथों में दे दे, तो फिर वो लोग कहाँ पे जाएंगे? ये तो अपने लाभ के लिए काम करेंगे, ये थोड़ी उन लोगों को बचाने जाएंगे क्या? ये तो अपनी कंपनी को संभालने का काम करेंगे। तो इनको बचाने का काम भी तो किसी का होना चाहिए। तो किसका होना चाहिए? राष्ट्रीय कल्याण का होना चाहिए। जो कार्ल मार्क्स थे, उनकी बात हमने हमारी क्लास में कर रखी है। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि इस पूंजीवाद को खत्म करना होगा, तभी ये चीजें सही से काम कर पाएगी। उनका जो सीधा कहना था वो यही था कि इन लोगों का हक इन कंपनियों ने छीन लिया है। डेफिनेशन समझना यहाँ पे। पूंजीवाद में मान लो कि एक व्यक्ति पूरे दिन काम करता है और उसको 500 रुपये दिए जाते हैं। अब जो काम उसने किया, उस काम से उस कंपनी को मान लो कि 20,000 रुपये मिलते हैं। जो काम उसने किया, बड़ी कंपनी है, 20,000 रुपये मिलते हैं। उस व्यक्ति को सिर्फ 500 रुपये दिए गए। कितने रुपए? 500 रुपये। मतलब 19,000। 500 रुपये का काम किया, 20,000 का काम किया, 19,500 रुपये किसके पास चले गए? इनके पास। कार्ल मार्क्स ने यही कहा है कि ये अपनी मेहनत बेच के काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये अपनी मेहनत बेच के। मतलब 19,500 रुपये का फायदा कंपनी को करवाया गया और मिले सिर्फ 500 रुपये। क्यों? क्योंकि उनकी दिहाड़ी फिक्स होती है कि सिर्फ 500 रुपये मिलेंगे। इसलिए कार्ल मार्क्स ने कहा कि अगर ये लोग अपने फायदे के लिए, लाभ उठाने के लिए काम कर रहे हैं, तो इन लोगों का तो शोषण कर रहे हैं पूरी तरीके से। क्योंकि इतना फायदा होने के बाद भी सिर्फ 500 रुपये दिहाड़ी के दिए जा रहे हैं। तो ये फिक्स कर रखा है दिहाड़ी, सरकार ने ही फिक्स कर रखी है दिहाड़ी। तो कार्ल मार्क्स आगे यही कहते हैं कि अगर इसको खत्म कर दो, सरकार खुद ही खत्म हो जाएगी, और जब सरकार खत्म हो जाएगी तो फिर ये जो लोग हैं ये अपने हिसाब से काम करने लग जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। काफी सारे देशों ने अपनाई है, लेकिन वो देश बर्बाद हो गए हैं। एक बार इस चार्ट को उतारो, फिर आगे बात करते हैं। अब देखना, जैसे ही आप इन चीजों को समझेंगे, आपके सामने सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था वास्तविक होती क्या है। अब हम सिर्फ इस चार्ट को रख रहे हैं और आपको इसके साथ ही प्राथमिक सेक्टर समझाते हैं। फिर से पीछे जाना पड़ेगा, कहानी देखनी पड़ेगी। 1947 में आज़ाद होते हैं। आज़ाद होने के बाद
शुरुआती कदम क्या हो सकता है? आप खुद ही बताओ कि शुरुआती हमारा कदम क्या हो सकता है? हमने 1991 के दौर में पिछली क्लास में बात की कि हमने क्या शुरू किया था? ये ज्ञान बांटना शुरू किया था। दुनिया को हमारा ज्ञान की जरूरत जब पड़ रही थी, हमने वहाँ पे उनको ज्ञान को बेच दिया, बस सिंपल सी बात है। और यहीं से हमारी शुरुआत होती है तृतीय क्षेत्र की। 1991 के बाद से आप साल जोड़िए, 1990, उसके बाद 2000 और अभी 25 साल ही है, तो मतलब 35 साल। ठीक है, 35 साल, पिछले 35 साल ये तृतीय क्षेत्र ग्रोथ करता जा रहा है। क्या कर रहा है? ग्रोथ करता जा रहा है। कारण क्या है? कारण है कि हमने हमारा ज्ञान बेचना शुरू किया। इस ज्ञान की कीमत इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि आज प्राथमिक सेक्टर जो हमारा है, जो आज़ादी के बाद से लगभग 1991 तक, 1980 के दौर तक जो प्राथमिक सेक्टर पूरे देश को खाना खिला रहा था और पेट भर रहा था, वो सेक्टर तबाह होने के कगार पे आ गया। आज किसानों की हालत काफी खराब है। किसानों की हालत आज काफी खराब है। इसी को लेकर हम बात करते हैं, समझते हैं कि प्राथमिक सेक्टर क्या है। समझना है यहाँ पे। ये प्राथमिक जो क्षेत्र है, ये भारत की जितनी आबादी है, 140 करोड़ आबादी है अभी। ठीक है, 140 करोड़ जनगणना तो हुई ही नहीं, तो हम कह सकते हैं कि 150 करोड़ आबादी हो गई होगी और ज्यादा हो गई होगी। 150 करोड़ आबादी में से 46%, 46.1% क्षेत्र को रोजगार दे रहे हैं। कौन लोग दे रहे हैं? 150 करोड़ में से 46% एक लोगों को रोजगार कौन दे रहा है? प्राथमिक क्षेत्र दे रहा है। इसी प्राथमिक क्षेत्र के अंदर शामिल होती है कृषि, वन, मत्स्य पालन, और एक क्षेत्र और है इसके अंदर, वो है खनन। डेफिनेशंस क्या समझ सकते हो बताओ? एक भी चीज ऐसी है जिसका विनिर्माण हुआ हो? आप खनन करोगे तो जमीन के अंदर से आप कोयला निकालोगे, पेट्रोलियम निकालोगे, धातुएं निकालोगे, तांबा, सोना, चांदी, जो आपको निकालना है आप निकालोगे। बताओ, क्या आपने उन चीजों को बनाया है? किसी अंदर से किसी कंपनी, फैक्ट्री के द्वारा बनाया गया है उनको? नहीं, आपने डायरेक्ट नेचुरल चीज के माध्यम से निकाला है। तो आप कह सकते हो कि जो नेचुरल चीजें हैं, वो नेचुरल चीजें किस में शामिल होती है? प्राथमिक सेक्टर में शामिल होती है, जो भी चीजें हैं। उसके बाद कृषि, वन, मत्स्य और खनन, ये क्षेत्र। तो ध्यान रखना, ये सारे क्षेत्र मिलकर हमारे देश के अंदर जो कृषि क्षेत्र है, 46.1%, 46.1% लोगों को रोजगार देता है। मतलब 150 करोड़ में से मान लो कि 70 करोड़, 70 करोड़ लोग किस पे निर्भर हैं? कृषि क्षेत्र पे निर्भर है। अब मुझे बताइए, क्या 70 करोड़ लोगों को, उनको ये बताया जा सकता है क्या कि आपकी आय फिक्स होगी? मतलब आपको मिलने वाली इनकम फिक्स होगी, मतलब आपकी सैलरी फिक्स होगी? कहा जा सकता है? आप खुद सोच के बताओ। नहीं कहा जा सकता है। 70 करोड़ लोगों के लिए ऐसी बात कहना, ये मूर्खता वाली बात होगी, क्योंकि 70 करोड़ लोग को जब ये कानून दे दिया जाए कि आपकी जो सैलरी है, आपको महीने के 15,000 रुपये मिलेंगे, फिर आप जब वो कानून बना देते हो, फिर वो कानून पर जो काम नहीं होता है, उसके बाद स्थिति बिगड़ने लगती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो 70 करोड़ लोग हैं, ये असंगठित क्षेत्र का हिस्सा है। असंगठित क्षेत्र का मतलब सीधा है कि ये लोग जब तक काम करेंगे तब तक इनको पैसे मिलेंगे। कितने पैसे मिलेंगे, इनकी एक सीमा तय कर रखी होती है कि हाँ, इससे तो ज़्यादा ही मिलेंगे, लेकिन उसके लिए लड़ने के लिए भी कानून के पास जाना पड़ता है। जब इन लोगों को काम नहीं मिलता है तो ये काफ़ी कम रुपयों में भी काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, कितने? 70 करोड़ से ज़्यादा लोग, ये होते हैं असंगठित क्षेत्र वाले लोग। इनमें कृषि वाले आ गए, दिहाड़ी मजदूर आ गए, कारीगर आ गए, सड़क पे जो लारियां लगाते हैं वो लोग आ गए। सारे जो शामिल होते हैं असंगठित क्षेत्र के अंदर ही शामिल होते हैं। उनको थोड़ी पता है आज कितनी सब्जियां बिकेगी, कितनी सब्जियां नहीं बिकेगी हमारी, इसके अंदर, असंगठित क्षेत्र के अंदर। अब जो लोग हैं,
ये जो लोग हैं, हमें कैसे पता चला कि असंगठित क्षेत्र में, और हमको ये भी कैसे पता चला कि ये लोग माइनस में जा रहे हैं या इनको मुनाफा नहीं हो रहा है? कारण है कि ये लोग 16.1%, सॉरी 16.3%, 16.3% आय ही प्राप्त कर पा रहे हैं, उत्पादन कर पा रहे हैं। मतलब कि भारत के अंदर अगर 100 रुपये बने हैं, सारा काम जितना भी काम किया गया, चाहे डॉक्टर को आपने पैसे दिए हों, ठीक है, उसकी फीस के पैसे दिए हों, 100 रुपये, जितने भी रुपए दिए हों, टोटल लास्ट में मिलाकर बने 100 रुपये। बने कितने? 100 रुपये लास्ट में। 100 रुपये में से सिर्फ 16 रुपये मिल रहे हैं इन लोगों को। सिर्फ 16 रुपये किनको मिल रहे हैं? इस असंगठित क्षेत्र वालों को। मतलब कि 70 करोड़ लोगों के पास कितना धन है? सिर्फ 16 रुपये का धन है। उसके बाद आगे द्वितीय क्षेत्र तृतीय क्षेत्र की बात तो आगे करेंगे, लेकिन सिर्फ 16 रुपये। आप मान के चलिए कि 70 करोड़ लोग इस देश के 16.3% जो पैसे हैं, जो आय है, उस पर निर्भर करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि ये 16.3 आपको क्या समझ में आया यहाँ पे? ये 70 करोड़ लोग, इनकी स्थिति कैसी होगी? क्या इनको खाना मिल पाएगा? क्या इनको जो इनके सपने हैं वो पूरे हो पाएंगे? कभी नहीं हो पाएंगे। इसीलिए बार बार एमएसपी एमएसपी चिल्लाया जाता है कि इनको कम से कम उतना तो मिले जितना हम काम कर रहे हैं। अब एक किसान खेतों में कितने दिन काम करता है, उसको उतना तो मिलना चाहिए ना, उतना नहीं मिल रहा है। तो ये प्राथमिक क्षेत्र है, और इस तरह जीडीपी निकाली जाती है। इस तरह देखा जाता है कि जीडीपी में हिस्सा कितना है, तो 46.1% को रोजगार देते हैं ये लोग, और जीडीपी में हिस्सा कितना है? मात्र 16.3%। इसको कम किया जाना चाहिए। और इसको कम कैसे करेंगे? इसको कम करने के लिए हमको बढ़ना पड़ेगा द्वितीय क्षेत्र के अंदर। अब आप कहोगे ये कैसे होगा, उसको आगे चलते हैं, समझते हैं। एक बार इसको उतार लो, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, इसमें एक दो जानकारी और ऐड करना। देखो, प्राथमिक क्षेत्र है, क्या नाम दे सकते हो, अन्नदाता कह सकते हो ना आप। नेचुरल चीजें उगा रहे हैं, फसल तैयार कर रहे हैं, चाहे वनों से लकड़ी प्राप्त कर रहे हो, चाहे वनों से ये औषधियाँ प्राप्त कर रहे हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे शहद प्राप्त कर रहे हो, ये सारी चीज़ें तो प्रोसेस में इनकी आएगी। चाहे ये पानी से मछलियाँ प्राप्त कर रहे हो, ठीक है, तो जल के द्वारा भी ये इस देश की आय को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि मछलियों का उत्पादन करना, ये सबसे बड़ा काम हो सकता है हमारे देश के अंदर, क्योंकि विदेशों में भी जाती है मछलियाँ। प्रोटीन कितने लोग खाते हैं, तो ये चीज़ें हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि ये, इनको अन्नदाता कह सकते हैं कि ये अन्नदाता है जो लोगों का पेट भरने का काम कर रहे हैं। प्राथमिक क्षेत्र के सारे लोगों को कह सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि ये जो क्षेत्र है, इसको हम फाउंडेशन भी कह सकते हैं, द फाउंडेशन। क्यों? क्योंकि ये नींव रख रहा है किसकी? द्वितीय क्षेत्र की। इस क्षेत्र की, जो जिसकी हम बात करने वाले हैं, उसकी रख रहा है। तीसरी चीज यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि ये प्रच्छन्न बेरोजगारी का कारण बन रहा है। प्रच्छन्न मतलब कि अब ऐसा तो नहीं है कि इस देश के अंदर 70 करोड़ लोगों के लिए यहाँ पे काम है क्या ऐसा कि 70 करोड़ लोगों के लिए इस देश की खेती में ही 70 करोड़ लोगों को काम करना पड़ेगा? या खेत को छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि खेतों में इतना काम नहीं। काम होगा सिर्फ 40 करोड़ लोगों का, ये बाकी के 45 करोड़ लोग वहाँ पे ऐसे ही भरे पड़े हैं, उनके पास कोई काम ही नहीं है। बस दिक्कत ये है। तो आगे बढ़ते हैं, हम दूसरे क्षेत्र पे जाते हैं। अब ये आपको तभी समझ में आएगा जब ये आपको समझ में आया, तो दूसरा क्षेत्र आपको समझ में आएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ होता है कि एक क्षेत्र में जितना काम है, कितने लोग काम कर रहे हैं, 5 लोगों की जरूरत है, 5 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वहां पे 4 लोग और खड़े हैं वहीं पे, ऐसे ही फ्री में, क्योंकि उनके पास कोई काम ही नहीं। टोटल कितने हो गए? 9 लोग। काम कितने का? 5 का। 4 फ्री है, फिर भी लगे हैं। फिर हम प्राथमिक क्षेत्र में गिनेंगे तो टोटल कितने निकलेंगे? 9 लोग हैं, लेकिन 4 लोगों का तो वहां पे काम ही नहीं था। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र। विनिर्माण भी कह सकते हो आप, चीजों का विनिर्माण करना। ठीक है, विनिर्माण कह सकते हो आप इसको। ट्रांसफॉर्मर भी इसको कह सकते हो, चीजों को बदलना। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर। अब समझो यहाँ पे इस चीज को। द्वितीय क्षेत्र में लोग कब जाना शुरू करेंगे? जब वो खेती में काम कर रहे होंगे और कुछ लोग बच जाएंगे। वो लोग कहेंगे कि अब हम फैक्ट्रियों में काम कर सकते हैं, ताकि वहां से हम पैसे कमा सके,
या किसी कंपनी में हम काम कर सकते हैं। तो ये जो भी चीज़ें हैं, जो लोग वहाँ से निकल कर कहीं और जाना चाहते हैं, और जो विनिर्माण की चीज़ें हैं, जैसे कि आलू की चिप्स बनाना, ठीक है, टमाटो सॉस बनाना, ये फैक्ट्रियाँ हैं, मीटर बनाना लाइटों के, ये जो चीज़ें हैं, जो वस्तुओं में तब्दील की जा रही दूसरी, वहाँ पे जब ये लोग जाएंगे तो उनको क्या कहेंगे, विनिर्माण का क्षेत्र। और इसके अंदर 28.7% जीडीपी में ये हिस्सा रखता है। 28.7% हिस्सा किसमें है, जीडीपी में रखते हैं ये 28 पॉइंट। और इसमें जो रोजगार है, लगभग 12.1 करोड़ लोगों को ये रोजगार देते हैं। 12.1 करोड़ लोगों को ये क्षेत्र रोजगार देता है। यहाँ पे देश की तुलना की जाती है, 35 से 40% हिस्सा रखता है। अब देखो आप, चीन हमसे आगे क्यों है। चीन जो द्वितीय क्षेत्र है चीन का, वो 35 से 40% में है। मतलब 35 से 40% चीन जीडीपी में योगदान देता है द्वितीय क्षेत्र। भारत में कितना है, 28%। और ये लगभग 30% है भारत में। ये तो प्रचलित मूल्य का है, लेकिन जो वास्तविक देखेंगे हम तो 30% जीडीपी में आधार वर्ष को लेकर देखते हैं तो 30% का उसमें मिलता है। तो द्वितीय क्षेत्र के अंदर 30% है। इस कहानी को समझना कि शुरुआत में भारत के अंदर प्राथमिक क्षेत्र हुआ करता था, उसको वहाँ पे लोगों की संख्या ज़्यादा हो रही थी, तो भारत सरकार ने द्वितीय क्षेत्र में लोगों को ले जाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें बनाई। जैसे कि बांधों का निर्माण किया गया, तो उसके अंदर भी लोगों की आवश्यकता पड़ी होगी। तो कोई मारुति उद्योग खोला गया तो उसके अंदर भी लोगों की आवश्यकता पड़ी, तो उस क्षेत्र से खींच के लोगों को वहां पे डालना शुरू किया ताकि प्रचंड बेरोजगारी को कम किया जा सके। कहाँ पे डालना शुरू किया, इस 28% वाले हिस्से में, मतलब कि 12.1 करोड़ लोगों के हिस्से में डालना शुरू किया। अब आप सोचिए, द्वितीय क्षेत्र का काम क्या था कि भारत के अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देना, ताकि प्रचंड बेरोजगारी का लोग जो शिकार हो रहे हैं वो कम हो सके और देश के निर्माण में अपनी भूमिका निभा सके। क्या मिला हमको, 28 पॉइंट। ये चीन की कितनी है, 35 से 40%। जब इस क्षेत्र को हम बढ़ाएंगे, जब इस क्षेत्र को हम बढ़ाएंगे तो जो प्राथमिक सेक्टर है वहां पे लोग अपने आप ही कम हो जाएंगे। और जब वहां पे लोग कम हो जाएंगे तो उनकी आय है वो परसेंटेज में बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि लोगों का हिस्सा कम होगा तो परसेंटेज अपने आप ही बढ़ने लग जाएंगे। अब हम बात करते हैं तृतीय क्षेत्र की। इसके अंदर कुछ नहीं है ज़्यादा, क्योंकि हमने समझ रखा है। आगे चल के जब हम समझेंगे असंगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्रों को, तो और अच्छे से समझेंगे। 55% हिस्सा रखता है ये। और इसको 1991 का जब हमने क्लास ली तब काफी अच्छे से समझा, और अभी भी हमने देखा। देखो, ज्ञान की बातें करता है। अब आप खुद सोचिए, प्राइवेट स्कूल हो गए, डॉक्टर हो गए, जो चीजों को इधर उधर ले जाने का काम कर रहे हैं वो लोग हो गए, सलाह देने का काम करें। अब एक डॉक्टर एक सलाह देने के 1000 रुपये फीस ले लेता है आपसे। और ये फीस 1000 रुपये की, क्या आपको टेबलेट दी, क्या आपको इलाज दिया, कुछ नहीं दिया। क्या आपको रिपोर्ट जांचें करवाई, कुछ नहीं करवाया। बस आपको बोला कि आप ये करवा के लाओ, बाकी सारी चीजें वापस दूसरी जगह जहाँ पे मशीनों के द्वारा की गई, ठीक है। तो ये जो स्थिति बनी है, ये ज्ञान जो बांट रहे हैं लोग, इसी ज्ञान का पैसा है। एक चीज को, एक चीज दूसरी जगह पहुंचाने का आपसे पैसे लिए जाते हैं, और उस पहुंचाने के जो पैसे लिए गए, ये भी तो एक ज्ञान ही है कि वहां से वहां पहुंचा दूंगा, तभी तो वहां पे पहुंचा पाओगे। तो इस ज्ञान के आपसे पैसे लिए जा रहे हैं। तो यही होता है तृतीय क्षेत्र में 55% हिस्सा जीडीपी के अंदर रखता है। तो क्लास कैसी लगी आज की, कुछ समझ में आया या सब हवा में उड़ गया? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कमेंट करके हमको जरूर बताना।